अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हो मेरा बेटा? खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर के स्टूडेंट का विजन है बेटा। इसी स्लोगन के साथ मैं छा जाओ प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेकर आ रहा हूं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का रिवीजन। और आज चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है काइनेमैटिक्स के 2 पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे बच्चों, अगर आप लोग को याद हो तो वेक्टर का पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा। इसी के साथ साथ दूसरे पार्ट में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात की। और क्योंकि मैं बार बार ये बता रहा हूं कि ये डेरिवेशन की सच क्लास नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल शेयर हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कुछ एमसीक्यूज के क्विज लेकर आ रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे नोटिस करूं, आपको नोटिस करवाऊं ना मेरे बच्चों, तो एग्जाम में बच्चे थ्योरेटिकल सवाल में अगर देखा जाए तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, न्यूमेरिकल में थोड़ा फंसते हैं, एमसीक्यू में थोड़ा सा और ज्यादा फंस जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। तो ज्यादा डिले किए बगैर मैं स्टार्ट करता हूं अपने आज के लेक्चर को। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको मेरे बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज व्हाट वी हैव चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स 3। देखोगे, स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। इसमें हमारे पास सबसे पहले देखो, अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ी होगी, उसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूंगा, उसके कुछ ट्रिक्स जरूर बता दूंगा। लेकिन मैं अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी सी फीलिंग करा दूं ना तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। अब उसकी तरतीब क्या है, क्या हो सकता है, कैसे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, तो मेरे पास देखो सबसे पहले एक फुटबॉल को किक किया गया। इट इज व्हाट वी हैव रोनाल्डो, आजकल तो यही है, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करो तो एक फुटबॉल की ये जो मोशन है ना, ये जो फुटबॉल की मोशन है, इसको अगर आपने नोटिस करना है तो ये फुटबॉल की मोशन में एक ही वक्त में फुटबॉल आपके पास वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों में डिस्टेंस कवर करते हुए नजर आएगा। तो मोशन इन 2D के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ही वक्त में बॉल कुछ ना कुछ हाइट भी कवर कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं आपसे और मजीद इसको और एलिब्रेट करने की कोशिश करूं तो देखो भाई, एक हमारे पास क्या है, हम फायर कर रहे हैं और इसकी मोशन को अगर तुम डिस्कस करोगे ना, मार्टर शेल फायर हुआ और इसकी मोशन को डिस्कस करोगे तो यहां से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूं तो देखो ये एक एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। क्या बोलते हो यार, ऐसे ही है ना यार? तो एक एक्स एक्सिस मतलब जमीन के ऊपर इसकी डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इसी को अगर मैं डिस्कस करूं यहां से इसके टॉप हाइट से, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, या इसको मैक्सिमम हाइट के लिहाज से भी मैं डिस्कस कर सकता हूं। तो ये जो मार्टर शेल फायर हो रहा है, इसके फायर होने से नोटिस ये हुआ कि एक ही वक्त में वर्टिकल हाइट भी कवर हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। ओके ना? एक और कंडीशन देखो मेरे बच्चों, देखो अब एक आपको फवारा टाइप चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं तुम्हें डिस्कस करूं ना तो देखो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस, और यहां से देखोगे तो ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। इसको अगर एक्सिस के लिहाज से देख लो तो ये वाई है और ये मेरा बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, एक्स। इट इज व्हाट वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, अब हमारे पास क्या है, तो अब एक ही वक्त में नोटिस ये किया गया कि जब बॉल को आपने ऐसे थ्रो कर दिया, ऐसे थ्रो कर दिया, ये बॉल थ्रो हुआ, तो इस वाले डिस्टेंस को नोटिस करो, ये x है, और ये वाले डिस्टेंस को नोटिस करोगे तो y है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा और वास्ट देखा गया, तो अब इस डॉटेड लाइन को देखोगे जो कि बॉल को थ्रो किया गया, तो x डिस्टेंस भी नजर आ रहा है और y डिस्टेंस भी आपको नजर आ रहा होगा इसमें। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2D। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की इंट्रोडक्शन को कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना तो मेरे पास से एक बॉल को जैसे कि यहां पर ऐसे दिखाया गया, ऐसे थ्रो किया गया, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बन गया, एंगल थीटा। अब नोटिस ये करना है कि थ्रू आउट द मोशन ये जो पैराबोलिक पाथ है इसमें g की वैल्यू कांस्टेंट होती है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
फिर इसी के साथ साथ नोटिस ये करना है कि ये जो पैराबोलिक पाथ है जो कि तुम्हें ऐसे दिख रहा है, इससे अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालूंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन, ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली जिसको तुम लोगों ने v नॉट के नाम से पढ़ा होगा मेरा बेटा, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पैराबोलिक पाथ। वो हमेशा पैराबोलिक पाथ से, अगर इसको मैं यहां भी ड्रॉ करने की कोशिश करूं, देखो यहां से ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इट इज ऑल्सो द टेंजेंट टू द पैराबोलिक पाथ। व्हाट वी हैव, वी नॉट कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो तो एक हमारे पास वी नॉट एक्स और दूसरा हमारे पास वी नॉट वाई वाली बात आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अगली कंडीशन में अगर मैं इसी में थोड़ी सी एक डेफिनेशन को एलिब्रेट करने की कोशिश करूं आप लोग के साथ। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हो। Projectile motion is experienced by an object or particle, a projectile that is thrown near the earth surface, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, and move along the curve path under the action of gravity। हमेशा ये ग्रेविटी के एक्शन में क्या करता है, मूव करता है, उसको फॉलो कर रहा होता है। और एक चीज ध्यान में रखना, अभी हम इसको आइडियल कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों देखोगे तो अब कर्व पाथ में हमारे पास क्या है, तो दिस कर्व पाथ वाज शोन बाय, सबसे पहले इसको किसने डिस्कस किया था मेरे बच्चों, गैलीलियो ने, और इसको पैराबोला कहा था इसने। और इसकी कंडीशन अगेन तुम्हें एक फवारे की सूरत में ऐसे नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया, मोशन इन 2 डायमेंशन में, हाइट भी दिख रहा है तुम्हें और एक हॉरिजॉन्टल रेंज भी दिख रहा है, इसको एक्स कह दो, हॉरिजॉन्टल रेंज कह दो, डजंट मैटर। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों तो इंपॉर्टेंट ये मोशन पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इसको देखो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बात करूं ना तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या हो रहा है, तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन अगर नोट करो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वेयर एज अब अगर मैं आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुरू में तुम्हें कुछ यूं देखा, लेट्स से इट, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, ये जो लाइन है इसका मैग्नीट्यूड है, ये लाइन बड़ी है, अब ये छोटी लाइन हो गई, इसका मतलब है जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और मैक्सिमम हाइट पर जाकर ये जो वी वाई है वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाएगी। वेयर एज दिस इज व्हाट वी हैव वी नॉट एक्स, दिस इज व्हाट वी हैव वी नॉट एक्स, दिस इज व्हाट वी हैव वी नॉट एक्स, नो इट इज also called Vx, final vertical component means horizontal component, और यहां पर Vx V के बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0। अच्छा, जब ये टॉप से बॉटम में आएगा ना डाउनवर्ड में तो अब y कंपोनेंट इंक्रीज होगा लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके ना, और यहां पर ये y कंपोनेंट, आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूंगा मेरे बच्चों तो हॉरिजॉन्टल तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, जिस तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाते वक्त डिक्रीज हो रहा है इसी तरह नीचे आते वक्त इंक्रीज होगा। मींस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी और मैक्सिमम होगी। ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। During projectile motion, at the time of projection and at the time of landing or before hitting the ground, maximum velocity होगी और maximum height पर minimum velocity होगी। एक बात ये, दूसरा अभी मैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं कंपोनेंट में नहीं, अगर मुझे कोई कंपोनेंट के बारे में बात करेगा तो हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता, वर्टिकल ऊपर जाते वक्त कम होता है और मैक्सिमम हाइट पर जाकर 0 हो जाता है, नीचे आते वक्त बढ़ता है और एट द जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से सेम हो जाती है। ठीक हो गया, एक ये कंडीशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं आपसे डिस्कस करूं ना तो कुछ अननोन पैरामीटर्स हैं आपके पास। अच्छा, ये अननोन पैरामीटर्स क्या होते हैं मेरे बेटा, तो अननोन पैरामीटर्स में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, नाउ वी हैव क्या है मेरा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट है और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। ठीक, इसी के साथ साथ कुछ नोन पैरामीटर्स हैं। अच्छा, वो जो नोन पैरामीटर्स हैं वो कुछ यूं हैं। नोन पैरामीटर्स में पॉइंट ऑफ हमारे पास प्रोजेक्शन P,
एक प्रोजेक्ट। दूसरा इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, इसको हम शुरू में हमें पता होता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब एंगल के बारे में भी हमें पता है। ये वाला वी नॉट भी पता है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया ये भी हमें पता है। ठीक है, तो ये नोन क्वांटिटी हो गया हमारे पास। आगे देखोगे, अब प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग के इंटरेस्ट देखते हुए, मुझे बड़ा मजा आ रहा है सेशन में, तो आप लोग के इंटरेस्ट देखते हुए मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लेकर आया हूं आपको। जैसे कि आपको एक एनालिसिस में मोशन इन 2D में एक बॉल नजर आ रही होगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बॉल है अभी रेस्ट पोजीशन में, मैं क्या कर सकता हूं, या तो इसको मैं ऊपर मूव करा सकता हूं, तो जब ऊपर मूव कराऊंगा तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल मोशन। अच्छा, जब इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कराऊंगा एक्स एक्सिस पे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन। फिर दोनों की कॉम्बिनेशन में दिखाता हूं कैसे होगा वो। तो पहली कंडीशन देखो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं ना मेरे बच्चों, तो पहले पैरामीटर में अभी मोशन इन 2 डायमेंशन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशन मोशंस। कैसे, तो सुनो, पहले देखो एक बॉल ऊपर जाते हुए नजर आई। ये जो रेड बॉल तुम्हें ऊपर जाते हुए नजर आ रही है ना, ये बेसिकली क्या है, तो रेड बॉल जो तुम्हें ऊपर मूव करते हुए नजर आ रही है ना, ये आपके पास वाई डायरेक्शन में वर्टिकल मोशन कह सकते हो। यहीं से अगर मैं एक बॉल को थ्रो करूं, जिसको ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूं, तो देखो ग्रीन वाली बॉल की मोशन क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल मोशन। रेड वाली बॉल की मोशन होगी वर्टिकल मोशन। अब ये ब्लू वाले को मैं ऐसे मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एक ही वक्त में डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव द कंडीशन। यस, बोलो यस और नो। कुछ फील आया। अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, रेड वाली बॉल टोटली हमारे पास प्योरली वर्टिकल मोशन है, ठीक हो गया, जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन में स्मॉल जी के लिहाज से हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ग्रीन वाली बॉल प्योरली हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है। ओके, अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन के लिए एक ब्लू बॉल सेलेक्ट कर लिया मैं, और वो एक पैराबोलिक पाथ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब जब ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है मेरे बच्चों, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब रेड वाली बॉल की कंडीशन ये वाली, ये रेड बॉल है, क्या बोलते हो यार, है ना। अच्छा, ये वाली, ये ग्रीन बॉल का पाथ है, ये ग्रीन वाले बॉल का पाथ है। आपने कहा यस सर बिल्कुल है। और ब्लू वाले बॉल का पाथ जो है वो तुम्हें कुछ यूं नजर आएगा, ब्लू वाले बॉल के पाथ तुम्हें कुछ यूं नजर आएगा, ऐसे। और इस कंडीशन को अगर तुमने नोटिस किया तो ये बन जाएगा वी नॉट, और दिस इज व्हाट वी हैव द थीटा। और अगर मैं इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लूं मेरे बच्चों, तो ये कंपोनेंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वी नॉट एक्स और हैविंग दिस वी नॉट वाई। क्या कहते हो यार, कुछ फीलिंग आई, मजा आया कि एक ही वक्त में हम लोग ने एक हॉरिजॉन्टल मोशन देखा, एक वर्टिकल मोशन देखा, फिर दोनों की कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अब अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टू एनालाइज द मोशन इन 2 डायमेंशन we can break all motion parameter in along x and y axis। अच्छा, x and y axis में अगर मैं मोशन के पैरामीटर्स को देखूं, तो इसमें प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लीनियर मोशन हैपनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में ये काम हो रहा है। वी कैन डू इट इजीली विथ the knowledge of motion in 1 dimension and vector resolution। अब वेक्टर रेजोल्यूशन क्या है, तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये मेरे बच्चों क्या है, एक वी नॉट, अगेन मैं बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसको डिस्कस किया तो ये मेरे पास एक आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये यहां से ऐसे डिस्कस हुआ तो ये बन गया हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। मींस यहां पर जो v नॉट x है वो बेसिकली v नॉट और क्या बनेगा बेटा, cos थीटा, और जो v नॉट y है वो बेसिकली v नॉट क्या बनेगा मेरे बच्चों, sin थीटा। ठीक हो गया, तो एक तरतीब तो हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं इसी कंपोनेंट के लिहाज से डिस्कस करूं, तो वी रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्वांटिटीज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स एंड वाई, एंड विच इज व्हाट वी हैव। अच्छा, अब अगर मैं इसी में थोड़ा सा एक डायग्राम भी यहां पर नजर में रखूंगा, और यहां पर अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मेरे बच्चों क्या होने वाला है, अगर मैं v के बारे में बात करूं तो यहां पर v नॉट x होगा, और ये v नॉट x बेसिकली v नॉट cos थीटा हो जाएगा।
एक्स डायरेक्शन में वी नॉट की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वी नॉट वाई जो होगा वो वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। ये इनिशियल वाली बात है। फाइनल में वी एक्स डायरेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वी वाई चेंज हो जाता है। तो एक ये वाली इनिशियल है, अगर मैं फाइनल बोलूं तो वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, लेकिन इसके फाइनल के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करना होगा, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी मीन्स वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इनिशियल फाइनल वाली बात हो गई। अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस के बारे में आपसे बात कर लूं और एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, जीरो, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। लेकिन अगर इसी को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई में डिस्कस करूं तो ये माइनस जी बन जाएगा, और विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके ना। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं डिस्टेंस पे बात कर लूं तो यहां पर हॉरिजॉन्टल में रेंज कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल में रेंज कहलाएगा, और वर्टिकल में यहां पर क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, हाइट कहलाएगा। तो हम ये एक्स और वाई डायरेक्शन में बिल्कुल इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो कि तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बस मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, तो मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा, आगे जाऊंगा, कुछ इसके ट्रिकी क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कैसे, तो देखो डायग्राम तो एज इट इज तुम्हारे लिए एक्सप्लेन हो चुका। अब देखो हमारे पास क्या है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट मींस लेट्स से इट पॉइंट ए हैविंग दिस पॉइंट बी एंड दिस व्हाट वी हैव पॉइंट सी। अगर इसी कंडीशन में मैं आपसे डिस्कस कर लूं मेरे बच्चों, तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट मींस ए से बी में जो टाइम लग रहा वो बेसिकली मेरे पास क्या है, स्मॉल टी, और ये वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। हाँ, अभी जो टोटल 5 डेरिवेशन के बारे में मैं आपसे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम में इन 5 में से 2 डेरिवेशन लाजमी पूछा जाता है, कोई भी 2 हो सकता है। हाँ, पेपर अब क्योंकि 2 बनने वाला है, जैसे कि लास्ट ईयर से हमारे पास नई बुक के बाद पैटर्न चेंज हो गया कि इंजीनियरिंग मेडिकल का पेपर 1 बनेगा और कंप्यूटर का पेपर 1 बनेगा। तो अब इंपॉर्टेंट वाला पैरामीटर तो खत्म है। हो सकता है कि तुम कोई सवाल करें और कर लो, और उसके बाद अगर इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो वो कंप्यूटर साइंस में भी आ सकता है। तो भाई अब इंपॉर्टेंट वाला थोड़ा सा रिस्क कम ले तो अच्छा है, अच्छा पढ़े, मेहनत करें। हाँ, 5 में से 2 आता है, उसको अच्छे तरीके से आपने करके जाना है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद टोटल टाइम। अब टोटल टाइम क्या है, तो ये बात अपने ध्यान में रखो, जितने टाइम में ऊपर जाएगा मींस ए से बी में जितने टाइम में जाएगा, बी से सी में उतने ही टाइम में आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल टी इज इक्वल टू 2t, और स्मॉल टी इज इक्वल टू 2t होगा तो ये कैपिटल कैपिटल टी, ओके कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 स्मॉल टी, तो इसकी जगह रखोगे तो 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होगा। ओके ना मेरा बेटा। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट में मींस ये एच कैलकुलेट करना है। अब इस एच के लिहाज से मैं बात करूं तो ये वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा, और इस कंडीशन में ये हाइट आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। और सारी कंडीशन में हमारे पास एक चीज ध्यान में रखना कि जितने भी फॉर्मूला भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो, या हाइट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो, या इसके बाद अभी जैसे मैं डिस्कस करूंगा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मींस ये हॉरिजॉन्टल रेंज आर है, इसको भी अगर तुम नोट करो तो सब के सब डिपेंड कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और एंगल थीटा के ऊपर। ओके ना मेरे बच्चे, इसको अच्छी तरह याद रखना। अगेन टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये चारों डेरिवेशन जो है, ये चारों फॉर्मूला डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी एज वेल एज एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल दिस थीटा। ओके ना, प्रोजेक्शन, सॉरी। ओके ना। अब इसके बाद नंबर 5 पे मैं डिस्कस करूं तो ये है मैक्सिमम रेंज। अच्छा, मैक्सिमम रेंज की कुछ फीलिंग है जो मैं यहां पे तुम्हें कराता हूं। मेरे थंबनेल में भी मैक्सिमम रेंज में इसी तरह मैं शो कराया कि देखोगे कि एक पहली कंडीशन में अगर तुम नोटिस करो ना तो ये 80 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। ओके ना। अच्छा, ये वाला 10 डिग्री है,
ये वाला 10 डिग्री है। अच्छा 10 और 80 का सम कितना है? 10 और 80 का सम कितना है? 90। तो देखो दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, मतलब रेंज सेम है। मतलब क्या हो गया? रेंज सेम हो गया। ओके ना। फिर इसी के साथ साथ ये ग्रीन वाला है 60 डिग्री। ओके ना। और इसी के साथ साथ ब्लू वाला है 30 डिग्री। और 60-30 का सम निकालोगे दोबारा तुम्हारे पास 90 है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर दो प्रोजेक्टाइल हैं और दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थ्रो किया गया हो, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 हो, तो फिर उसके बाद उनका रेंज सेम हो जाता है। तो 80 और 10 सेम, 30 और 60 सेम। और अगर जैसे कि ये 45 वाली बात है, तो 45 एंगल पर रेंज मैक्सिमम होता है, आर मैक्सिमम होता है। और नोटिस करो आर यहां तक है। क्या बोलते हो यार? बोलो यस और नो। ओके ना। तो ये कंडीशन तुम्हारे पास आ गई कि 45 डिग्री से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा विद एक्स एक्सिस, तो मेरे पास इस कंडीशन में क्या होगा मेरा बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो ये कंडीशन है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? V0 स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि जो साइन 2 थीटा है रेंज के फॉर्मूले में, अब 2 को 2 रहने दो, थीटा की जगह 45 पुट करो, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो 90, साइन 91। और साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो भी नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ओके ना। एक बात यहां तक भी आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के लिए अगेन मैं रोनाल्डो को लेकर आ गया हूं भाई तुम्हारे लिए। और इसमें देखोगे ये एक 75 है और एक 15 है, सेम। ओके ना। ये एक 60 है, एक 30 है, तो इसके लिए भी ये सेम। ओके ना। और 45 के लिए देखो यहां पर मैक्सिमम रेंज तक जा रहा है, वो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। होप यू कि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे केसेस को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया होगा। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं आपके क्विज़ेस के बारे में। तो क्विज़ेस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं हमारे पास मेरे बच्चों, तो अगेन एग्जाम 2024-25 के लिए कुछ एग्जाम्पल सवाल जरूर ऐसे हैं। पहले मैं एमसीक्यूज डिस्कस कर लेता हूं, फिर कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करूंगा। ठीक है। तो एमसीक्यूज के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं मेरे बच्चों, तो एमसीक्यूज में देखो पहला सवाल, अगेन टाइमर में स्टार्ट कर देता हूं। अब तो तुम लोग यूज्ड टू हो गए मुझसे कि टाइमर के लिहाज से आप लोगों ने क्या करना है, सवालात को डिस्कस करना है। तो मैं पढ़ता हूं, एट मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा मेरे बच्चों? तो एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करूं एक अलग पैरामीटर है, लेकिन अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्टार्ट में मैक्सिमम होगी, ऊपर जाते वक्त कम होगी, और ऊपर जाते वक्त जब कम होगी तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल 0 हो जाएगा, और फिर नीचे आते वक्त उतना ही बढ़ेगा जितना ऊपर जाते वक्त कम हो रहा था। जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से आएगा, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल 0 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो इस कंडीशन में तुम्हारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मैं कमेंट बॉक्स भी देखूंगा मेरे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करना। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला एमसीक्यूज है। टाइमर आपका ऑन हो गया मेरे बच्चों। द रेंज ऑफ गौरी मिसाइल इज, अच्छा गौरी मिसाइल है, इसका रेंज है, फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। इट इज व्हाट वी हैव 1500 किलोमीटर। तो गौरी मिसाइल जो है हमारे पास वो 1500 किलोमीटर तक अपने निशानों को या अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ओके ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों मैक्सिमम हाइट। ओके ना। टाइमर फिर से ऑन है मेरे बच्चों। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, ओहो हो क्या बोलते हो, मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट मेरे बच्चों? इट इज V0 स्क्वायर हैविंग दिस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जैसे कि मैं अभी एनिमेशन में दिखा रहा था आप लोगों को, और फॉर्मूले के साथ साथ डिस्कस किया कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी के साथ साथ हमारे पास मैक्सिमम हाइट और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये चारों इनिशियल वेलोसिटी और एंगल दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो देखोगे मेरे पास बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 1, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 2, बोथ एंगल एंड प्रोजेक्शन, एंड द राइट ऑप्शन व्हाट वी हैव सी। ओके ना। ओके, यहां तक की बात तो हमें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास अगला सवाल है, व्हेन अ बॉडी, ओके, when a body moves along
a parabolic path which component of its velocity does not changes। जब कोई बॉडी अपने पैराबोलिक पाथ मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है मेरे बच्चों, बोलो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा मेरे बच्चे, जी ओके ना, हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स दिस कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यूज हमारे पास है इस तरह से मेरे बच्चों कि इफ a projectile is launched at 45 degree with the velocity of 100 meter per second and it hits the target, एक टारगेट पे उसने हिट किया, it will have डबल रेंज, अगर उसका रेंज डबल होगा तो उसकी वेलोसिटी फिर कितनी होनी चाहिए, तो रेंज और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन के, तो मैं तो पहली कंडीशन में ये लिख दूं आर मैक्स किसके बराबर है भाई, तो आर मैक्स वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के बराबर है। अगर रिलेशन में मैं डिस्कस करूं तो एक जगह आर मैक्स इसमें बराबर हो जाएगा किसके मेरे बच्चों, तो आर मैक्स बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर के, पहली कंडीशन ये गिवन हो गई, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि वी नॉट स्क्वायर मींस टू से, वी नॉट स्क्वायर मींस टू से कि ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, शुरू में तो यही है, ओके ना। फिर सिमिलरली डबल रेंज के बारे में बात हो रहा है, डबल रेंज के बारे में बात हो रहा है, तो 2r मैक्स, ओके ना, ओके ना। फिर यहां पर हो जाएगा v2 तुम्हें निकालना है, चलो मान लो v नॉट 2 बोल दो, वो स्क्वायर है 2। अब दोनों को डिवाइड वाले फॉर्म में रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आर मैक्स, गौर से सुनो, डिवाइडेड बाई 2r मैक्स, ओके ना। इसके अलावा ये 100 का स्क्वायर, ओहो 100 का स्क्वायर, यस इट इज 100 का स्क्वायर, और ये 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर, और ये 2, ओके ना, ओके। अपने पहचान के लिए 2 लिखा, ये आर मैक्स से आर मैक्स कैंसिल हो गया, तो ये वी नॉट स्क्वायर ये 2 है जो कि आपने निकालना है, और ये 2 इंटू 10,000, ओके ना। तो अब ये जो v2 है ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ये v2 बराबर हो जाएगा स्क्वायर, ओके ना, ओके, और ये बराबर हो जाएगा 20,000। अगर तुम्हें v2 निकालना है या v02 निकालना है, ओके ना, v02 निकालना है, v02 निकालना है, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 20,000, ये रूट से बाहर 100 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, और 100 इंटू अंडर रूट 2 मीन्स अब आपके पास सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ए, ओके ना। तो एक कंडीशन तो ये आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 6 है, और एमसीक्यूज नंबर 6 में इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, इट हैज a target, sorry, it hits the target, it will have the same range होगा, it is thrown at an angle of, अब ध्यान में रखो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें याद है ना, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, अगर एक 35 होगा तो अगला कितना होना चाहिए 55, अगर एक 60 है तो अगला कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, अगर 1 है तो कितना होना चाहिए 89 होना चाहिए, गिवन कितने 35, सेम रेंज के लिए 55, राइट ऑप्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा एमसीक्यूज नंबर 7 में हमारे पास कुछ यूं है कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन अ बॉडी मूव्स विद डैश, प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी कैसे मूव करती है, तो कांस्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट नहीं हो सकता, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यही बात आ गई, बोथ चेंजिंग हॉरिजॉन्टल ये नहीं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंजिंग ये नहीं, तो ऑब्वियसली इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 8 पे मेरे बच्चों देखोगे कि 8 में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, क्या होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आपसे डिस्कस करूं तो मेरे पास इसकी कंडीशन क्या होगी मेरे बच्चों, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में एयर
एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो ये रहा। अब यहां से क्या होगा भाई, एक प्रोजेक्टाइल को नॉर्मली ऐसे थ्रो किया गया, एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या देखने में आया कि जब इस तरह हवा चली, जब इस तरह हवा चली तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये ऐसा आया। जब ये आया तो इसकी रेंज भी कम हो गई और उसका टाइम भी कम हो गया। अभी तो टाइम पूछ रहा है, अभी क्या पूछ रहा है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव, द राइट ऑप्शन इज बी। ओके ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। एक कंडीशन तो तुम्हारे पास यहां तक आई, मैं सही गया, अगले सवाल में आ गया, सॉरी, यस। 9 में देखोगे, 9 में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इज फायर विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड टू हिट आ ग्राउंड लेवल टारगेट। मतलब एक हमारे पास रेंज के बारे में, इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मींस टू से आर मैक्स। और आर मैक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, आर मैक्स का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, मैक्सिमम बोल के ये क्लियर कर दिया। ऊपर 90 का स्क्वायर, नीचे बेटा 10, हैविंग दिस 81 नॉट अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो आना चाहिए था 810। तो 810 एग्जैक्ट नहीं है, तो नीचे 9.8 रख लो, तो करीब तरीन तो ये हो जाएगा। तुम कैलकुलेटर से ये काम कर सकते हो, इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए बी। ओके ना, ठीक हो गया। चलें, एक बात तो यहां तक आ गई, थैंक्स। उसके बाद अगला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, नंबर 10 में, द मोशन on curve path when one component of velocity is constant and other is variable। अगर एक कर्व पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसकी एक कंपोनेंट कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, और जो कांस्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसके लिए अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास क्या है मेरा बेटा, 11 में, तो 2 प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन अप विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ, अगर एक 60 है और दूसरा 30 है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज विल बी सेम, एंड द राइट ऑप्शन व्हाट वी हैव, सी। ओके ना, ओके, परेशानी तो नहीं हो रही, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यूज है मेरे बच्चों नंबर 12 में, और नंबर 12 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल having a certain velocity, it will have the same range, वो same range होगा if thrown with the same velocity, velocity change नहीं हो रही, as before and एट एन एंगल ऑफ। अच्छा, अब एंगल क्या होगा, रेंज सेम बोल रहा है, और रेंज सेम बोल रहा है, एक एंगल 30 है और सेम वेलोसिटी है, एंगल एक 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए भाई, 60 होना चाहिए, ताकि वो क्या बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए और रेंज सेम आ जाए। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे नंबर 13 में मेरे बच्चों के द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, R is equal to V नॉट स्क्वायर, चलो भाई साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी, एंगल, प्रोजेक्शन एंड जी एट अ प्लेस। चलो ये वाली बात भी आ गई, मींस किसी भी प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, आ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी विल बी मिनिमम एट, अभी कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा है, वेलोसिटी मिनिमम। तो मेरी बात सुनो, हॉरिजॉन्टल जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल रिमेन्स कांस्टेंट, ये नहीं जा रहा, लेकिन जो वर्टिकल है ना, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, ये वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही, मैक्सिमम हाइट पर ये 0 हो गई है ना, और फिर नीचे आते वक्त फिर ये बढ़ेगी, लेकिन अब डाउनवर्ड बढ़ेगी, ऐसे बढ़ते हुए चली जाएगी। मींस कि जब मैं सिर्फ वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी का है इनिशियल एंड फाइनल एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग एंड लैंडिंग, ये दोनों कंडीशन ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी नॉट द कंपोनेंट। ओके ना, वेलोसिटी मिनिमम होगी तो मैक्सिमम हाइट पर ये काम हो सकता है, और मैक्सिमम हाइट क्या है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव, द राइट ऑप्शन इज व्हाट, ए। ओके ना, तो एक कंडीशन तो यहां तक आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अजान हो जाए,
अजान हो रही है, थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। वेलकम बैक मेरे बच्चों, हम लोगों ने एमसीक्यूज नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया। एमसीक्यूज 15 में कुछ इस तरह से कि अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब आइडियल केस हो गया, देन द आफ्टर 2 सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा? तो सिंपल है मेरे बच्चों कि अगर किसी बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया और हॉरिजॉन्टली फायर करने के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर लोगे तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाफ प्रोजेक्टाइल वाली कंडीशन है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपके पास चेंज नहीं होती और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? 20 के 20 रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके ना, एक कंडीशन तो ये भी आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बच्चा 16 में क्या है? 16 में अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थ्रो किया गया with a certain velocity के साथ its time of flight will be minimum if the launch angle। अच्छा, अब launch angle वाली कंडीशन और टाइम ऑफ फ्लाइट वाली बात हो रही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो उसका एक आसान मेथड है और वो मेथड अगर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने की कोशिश करूं तो एंगल 30 है, 45 है, एंगल 60 है और एंगल हमारे पास क्या है मेरे बच्चों? एंगल 75 भी है। अच्छा, अब एंगल 75 भी है तो तुम्हारे पास इस कंडीशन में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना तो दो चीजें अलग अलग आ सकती हैं। देखो 30, 45 मैं ट्रिक से समझा रहा हूं, 60 और 75। बस आसान अल्फाज में मिनिमम टाइम विल बी फ्लाइट टाइम मिनिमम टाइम मिनिमम एंगल, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम एंगल। तो मिनिमम टाइम के लिए मिनिमम एंगल 30 है, तो मिनिमम एंगल 30 मतलब है तुम्हारे पास कि अब ओवरऑल अगर देखोगे तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, टू इंप्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्ग जंपर शुड। तो जंपिंग रिकॉर्ड के लिए लॉन्ग जंपर क्या करना चाहिए भाई? तो जंपिंग रिकॉर्ड बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने पे होता है? तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 45 डिग्री एंगल पे होगा। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव ए। एमसीक्यू नंबर 18 में मेरे बच्चों क्या है? अ बम ड्रॉप अ बम व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द टारगेट इट मिसेस। ओहो हो, इधर देखो, मैं अपनी तरफ से एक जहाज बना लेता हूं भाई, मैं अपनी तरफ से एक जहाज बना लेता हूं, ठीक है, ये एक जहाज है जेट और क्या ये टारगेट है, मान लो ये टारगेट है और ये वर्टिकली अबव है और जहाज ने एक बम गिराया और ऐसे मिस हो गया, ये मिस हुआ। और जब मिस हो गया तो क्या हुआ भाई? अब जब मिस हुआ तो देखा ये गया है मिस होने के बाद कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसको दूर लेके जा रहा था। इसको कौन से वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये जो बम है या जहाज जब बम ड्रॉप करेगा तो अच्छा, जहाज क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, रेस्ट पर नहीं है, अगर रेस्ट पर होता तो बम डायरेक्ट टारगेट पे गिर जाता, फिर मिस नहीं होता, ठीक है। जहाज ये रनिंग पोजीशन में बम को ड्रॉप किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है? टारगेट मिस हो रहा है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, an object is thrown along the direction of incline at an angle of 45 with the horizontal range of the object will be। तो horizontal range of the ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? 45 डिग्री है, तो इसको ऐसे देखो हाइट के लिहाज से, रेंज और हाइट के फॉर्मूले में क्या होता है? 10r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h, ठीक है। ओके, इस कंडीशन में अगर ये 45 रखोगे तो 10 45 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज इज इक्वल टू 4h, मतलब अब तुम्हारे पास हो जाएगा रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द वर्टिकल हाइट एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद आखिरी एमसीक्यूज है मेरे बच्चों कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द रेंज is 10 then the maximum height attained by the ball g की वैल्यू 10 ले लो। तो अगेन इसके लिए क्या डिस्कस कर लो मेरे बच्चों? r टेंजेंट थीटा
इज इक्वल टू G 4H, इसको सॉल्व करोगे तो R 1045 1, ओके, और ये 4H की वैल्यू कितनी है H, R की जगह क्या है, R की जगह रेंज 10 है तो ये 10 है, 4 से आके डिवाइड होगा, H रह जाएगा, यहाँ 2.5 आएगा। क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरे बच्चों, और 2.5 मीन्स टू से राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, C आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना था मेरे बच्चों, और अच्छे तरीके से उम्मीद है कि अभी तक आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी MCQs के लिए। ठीक है, पॉज करोगे वीडियो को, अच्छे तरीके से MCQs को देखोगे और कमेंट बॉक्स में लाजमी जवाब दोगे। ठीक हो गया, कहीं कोई चीज अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है तो मैं कमेंट बॉक्स बिल्कुल चेक करूंगा, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स भी करूंगा। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे, अब इस साल के लिए काइनेमैटिक्स 3 प्रोजेक्टाइल मोशन का इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि मैं अभी स्टार्ट में बता रहा था, काइनेमैटिक्स के तीनों पार्ट के लिए मैं इंपॉर्टेंट सवाल अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं। तो इस पार्ट के लिए आपके पास है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ v0, ड्राइव द एक्सप्रेशन। हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, टाइम है, टोटल टाइम है, रेंज एंड मैक्सिमम रेंज है। इसको अच्छे तरीके से आपने इन पांचों डेरिवेशन को करनी है, और इन पांचों में से कोई 2 डेरिवेशन एग्जाम में आ भी सकते हैं। बुक के पेज नंबर 56 में बुक प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह सॉल्व करेंगे आप। ये तो बुक में आपने पूरे साल में किया होगा, और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को जो कि नंबर वाइज यहाँ पर दिया गया है अच्छी तरह इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अब इंशाल्लाह मेरे बच्चों हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया उसके न्यूमेरिकल्स को, सॉरी MCQs को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए, उसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है मेरे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स पर। ओके बेटा, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल के सेक्शन पे। अच्छा, न्यूमेरिकल के सेक्शन के लिए थोड़ी सी कुछ बातें जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले को एक पेज में तरतीब से लिख लें, और एक फॉर्मूला जो कि अभी हम लोग ने MCQs में भी इस्तेमाल किया था, जिसको R टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हम 4H कह रहे थे, इससे देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी लिख लो, बाकी 5 फॉर्मूला मैं आप लोग से डिस्कस कर चुका हूं। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 में। पहले न्यूमेरिकल मैं खुद भी सॉल्व करा दूंगा इंशाल्लाह आपको, और फिर उसी के साथ साथ एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा, और लाजमी उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसको अपलोड करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 कुछ इस तरह से कि न्यूमेरिकल नंबर 1 में अ मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल, टारगेट, हमारे पास टारगेट है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है 490 मीटर अवे with an initial velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। एक केस में कहता है find the 2 possible value of launch angle, फिर calculate the minimum time टू हिट द टारगेट। तो एक बात, जैसे कि अभी MCQs वाले पोर्शन से एक तसलसल आ रहा है कि मिनिमम एंगल के लिए मिनिमम टाइम, मैक्सिमम एंगल के लिए मैक्सिमम टाइम। तो पहले मुझे एंगल निकालना होगा ना, तो जो एंगल जो इस पेज पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ना आपके लिए, तो उसके लिए मैं इसको देखो डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं डाटा बना लेता हूं मेरे बच्चों, और डाटा में सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा एक रेंज, उसके बाद वेलोसिटी, 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल एंड एज वेल एज द टाइम टेकन, जो मिनिमम टाइम हमारे पास कैलकुलेट करने दिया गया उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो टू फाइंड में अलग अलग फॉर्मूले को मैं सॉल्व करता हूं। पहला, एक गिवन है रेंज, दिस इज 490 मीटर, वेलोसिटी v0 90 मीटर पर सेकेंड, मींस 90 मीटर पर सेकेंड, 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल, तो एक थीटा निकाल लोगे, ये एक्स एक्सिस के साथ है, लॉन्च एंगल के लिए थीटा डैश निकाल लोगे, ये वाई एक्सिस के साथ होता है, और सिमिलरली तुम्हारे पास
टाइम मिनिमम आपने कैलकुलेट करना है। और यहां से अब जब मैं आपको सॉल्व करने जाऊंगा ना मेरे बच्चों आपके लिए, तो पहली कंडीशन में बात कर लेता हूं फॉर इसके लिए मैं बात कर लेता हूं मेरे बच्चों फॉर थीटा, और इस थीटा के लिए मैं आपके लिए डिस्कस करता हूं r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर हैविंग दिस साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज रेंज 4 9 नॉट, और इसी के साथ साथ मेरे बच्चों यहां पर 9 0 और उसका स्क्वायर, दिस इज साइन, दिस इज 2 थीटा हैविंग दिस g इज इक्वल टू 9.8। ओके, आप सुनोगे तो इस कंडीशन में मैं आपके लिए अगर डिस्कस करूं ना तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 4 9 0 और सिमिलरली और यहां पर 8 1 0 0 अपॉन 9.8 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसको मजीद सॉल्व करोगे मेरे बच्चों तो साइन 2 थीटा को अलग कर लो, साइन 2 थीटा तो ये हो जाएगा 490 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 8100, इस पूरे को सॉल्व करके लोगे 0.5 आएगा। सिमिलरली इसको अगर मैं आपके लिए डिस्कस कर लूं तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा को रहने दो मेरे बच्चों, दिस इज साइन इनवर्स ये हो जाएगा 0.5, तो साइन इनवर्स 0.5 30 डिग्री होता है मेरा बेटा, ये 2 थीटा है, थीटा को अलग करोगे तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इट इज व्हाट वी हैव 15 डिग्री, एक थीटा आ गया। दूसरी कंडीशन में इसमें मैं अगर आपके लिए हेडिंग बना लूं थीटा डैश के लिए, तो थीटा डैश लॉन्च एंगल क्या होता है मेरा बेटा, तो थीटा डैश 90 माइनस थीटा के बराबर, इट इज 90 माइनस 15 विच इज 75, 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल। ये जो तुम्हें कैलकुलेट करना था मेरे बच्चों अब आपके पास कैलकुलेट हो चुका और इसका आंसर आया है 15 एंड 75। अच्छा सेम टारगेट है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही आना था। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मिनिमम। अच्छा मिनिमम के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, तो देखो इसके बाद दूसरी कंडीशन ये अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। अच्छा मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट का क्या मतलब हुआ, तो मेरे पास तो 2 एंगल है, वो कौन कौन से एंगल है भाई, वो एंगल तुम्हारे पास है एक 15 और एक 75। अब मिनिमम एंगल के लिए मिनिमम टाइम इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है एग्जाम में सवाल में मैक्सिमम टाइम पूछे तो मैक्सिमम एंगल डिस्कस करेंगे। अच्छा कैसे करेंगे उसके लिए मैं एक डायग्राम से तुम्हें समझाता हूं। देखो ऐसे, ये देखो ये ऐसे ये वाला काम हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ये एंगल आया, ये वाला ये आया, और इसके लिए मैं मान लिया ये 15 डिग्री है, ओके ना। अच्छा दूसरे के लिए ये देखो ऐसे, अब इसके लिए एंगल निकालोगे ये वाला रेड वाला तो ये 75, समझ रहे हो। रेंज अभी दोनों में सेम है, रेंज दोनों में सेम है। 15 जो कि येलो वाला है ना, तो इसके लिए मान लो ये टाइम मिनिमम है और रेड वाले के लिए टाइम मैक्सिमम है। तो मिनिमम टाइम मिनिमम एंगल, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम एंगल। इस कंडीशन को अगर मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा तो मैं हेडिंग बना लेता हूं, वहीं से कंटिन्यू करूंगा। फॉर टाइम मिनिमम मींस टू से आपके पास फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू, अच्छा ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है, T2V0 साइन थीटा अपॉन जी मेरे बच्चों। अब यहां पर 2 और ये 90 साइन ऑफ 15 डिग्री हैविंग दिस 9.8, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 5.17 और ये 6 सेकंड। चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में लाजमी अच्छे तरीके से डिस्कस करना ताकि मेरे लिए भी एक आसानी हो जाए कि ये जो टाइम मैं दे रहा हूं इसमें बच्चों के लिए बहुत 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 क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हमारे पास यहां तक था। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला सवाल है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब V0 निकालोगे ऑफ अ रॉकेट इफ इट हिट्स मैक्सिमम टारगेट। ये एक मैक्सिमम टारगेट मतलब R मैक्स गिवन है, क्या गिवन है, R मैक्स गिवन है। तो मेरे बच्चों डेटा में क्या बात करेंगे हम, पहले एक डेटा, फिर टू फाइंड हैविंग दिस, फिर इसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने में क्या होने वाला है मेरे बच्चों, तो सुनो, सबसे पहले मेरे पास आएगा यहां पर आपके पास रेंज मैक्स, और रेंज मैक्स इसके बराबर है 100 किलोमीटर मीन्स 100 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, और फिर आपने कैलकुलेट करना है मेरा बच्चा, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ऑब्वियसली 9.8, और दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपने कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तुम गए सॉल्व करने। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आर मैक्स का फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर अपॉन जी, और यहां से अगर मैं v नॉट को अलग कर लूंगा तो ये हो जाएगा आर max into g, this is what we have 12 into 10 की पावर 3 into 9.8, ये v नॉट है, स्क्वायर खत्म कर लोगे तो इसी के ऊपर आ जाएगा रूट, और यहीं से आपका आंसर आएगा। ठीक हो गया मेरे बच्चों, तो एक कंडीशन तुम्हें 989.949 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लेना इसको भी ठीक है अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट में क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल को देखूंगा मेरे बच्चों, बोलता है at what suitable angle is the, at what suitable angle is the, हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, suitable angle में मतलब तुम्हें एंगल निकालना है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1/3 of its range means having this data, means having this to find, okay, means ये है आपका सॉल्यूशन। और फिर इस कंडीशन में मेरा बेटा आपके पास मैक्सिमम हाइट 1/3 ऑफ रेंज, आपने कैलकुलेट करना है एंगल को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, h इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रेंज। हाइट के लिए अगर मैं आपसे बात कर लूं मेरा बच्चा, तो हाइट है v नॉट स्क्वायर हैविंग दिस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये एज इट इज रहा, इसके लिए 1/3 है मेरा बेटा, और यहां से 1/3 में मैं अगर रेंज का फॉर्मूला आपके लिए रख दूं तो रेंज के लिए ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर हैविंग दिस साइन 2 थीटा अपॉन g। अभी तक के तो मामला यही है, जो कैंसिल आउट हो रहा है फिलहाल तो उसको कैंसिल कर लेते हैं हम, तो ये v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर, g से g कैंसिल। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ g, 1/3 ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसमें देखोगे तो एक साइन से ये स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, इस साइन को साइन रहने दो, नीचे कॉस को ले आओ तो टेंजेंट बन गया, ये 2 इस 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा 4/3 हैविंग दिस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1.33, दिस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हैविंग दिस 1.33, ये तकरीबन 51 आता है, ये देखो 53 आता है, सॉरी दिस इज 53.113 डिग्री एंड दिस व्हाट वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर। अरे क्या कहते हो यार, थोड़ा सा फ्लो होना चाहिए। अब इतनी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो पूरा साल भी पढ़े, खूब मेहनत किए, अब इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए ना, उसमें एक फ्लो दिखेगा, और जब ये फ्लो दिखेगा ना तो तुम्हें फील आएगा कि सर मजा आ गया, हमारा सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होने जा रहा है, और सवाल को पिक करके अब हम बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर भी सही आता है। सॉल्यूशन मेथड को बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अब प्रोबेबली हमारे पास ये आखिरी सवाल है कि a diver leaves from a tower with an initial horizontal velocity component of this, मतलब v naught x, ओके ना, फिर and upward velocity component is this, मतलब v naught y, okay, find the component of his velocity along x and y axis after 1.5 second, means time भी given है, having this data, okay, now you have to find, okay, next you have to solve। अब सारी कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं मेरे बच्चों। तो पहले वाली बात क्या हो रही थी बोलो, तो पहले वाली बात में v नॉट x 7 मीटर पर सेकेंड, ओके ना, फिर v नॉट y ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ओके ना, टाइम कितना गिवन है 1.5 सेकेंड, ओके। आपको कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल फाइनल
वर्टिकल फाइनल। तुम गए सॉल्व करने, अगेन आपने पहले हेडिंग बना लिया फॉर Vx, और ये बात तुम जानते हो कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2D में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैन नेवर बी चेंज, देयरफॉर फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड व्हिच इज 7 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं फॉर दिस Vy फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी के लिए Vy इज इक्वल टू V नॉट y माइनस gt। ओके ना, इस कंडीशन, अच्छा मैं ऐसे सवालात लेकर आया हूं और सॉल्व करा रहा हूं जो कि बुक में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड पास पेपर में ये सवालात हैं, आ सकते हैं। ओके ना, अब सुनो, ये Vy एज इट इज है। नेक्स्ट उसके बाद ये 5 है, ये माइनस 9.8 है, ये 1.5 है। अब इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चों तो क्या आएगा, 5 अपनी जगह पर। अब इसको देखो यार 9.7 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 14.7 आ रहा है, 14.7 आ रहा है। अब 5 माइनस होगा तो माइनस 9.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 1.5 सेकंड। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आज हम लोगों ने काइनेमैटिक्स 3 के पार्ट को डिस्कस कर रहा था मैं आपसे, प्रोजेक्टाइल मोशन के इनिशियल कंडीशन को डिस्कस किया, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पे बात करते हुए हम लोगों ने फॉर्मूले को डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस इसके एमसीक्यूज को, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देन हम लोगों ने न्यूमेरिकल की कंडीशन को सॉल्व किया। डीडीपी एज ऑलवेज आपके लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मैं लेकर आया हूं कुछ बहुत 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 ज्यादा मजे के सवाल। और जिस तरह मैं एनर्जी के साथ यार पढ़ा रहा हूं ना, मुझे इतनी एनर्जी के साथ तुम्हारी वर्किंग भी चाहिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी चाहिए। ओके ना, तो इस सवाल को सॉल्व करोगे, पहला डीडीपी है, पॉज करो, पिक्चर लो, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो। ओके, आंसर भी शो कर रहा हूं, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट उसके बाद ये नंबर 2 है हमारे पास, देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में डीडीपी 2 एंड देन वी हैव डीडीपी 3, ऑल्सो वी हैव डीडीपी 4, और इस कंडीशन को हम लोगों ने ऐसे डिस्कस कर लिया। और ये डीडीपी 5 है हमारे पास मेरे बच्चों। तो आज के लिए, आज की पूरी कंडीशन के लिए, अपने क्लास के लिए बहुत आसान हो गया होगा आपको इंशाल्लाह। अपनी चीजों को देखना, कमेंट बॉक्स में मैं आपके पॉजिटिव रिस्पांस का बहुत शिद्दत से इंतजार करूंगा, ठीक है। और अच्छा, रिस्पांस पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, मुझे तो आपका रिस्पांस ये चाहिए कि बच्चे क्लास में कितने इंगेज हो गए, और आपके किसी सजेशन से मैं इस ऑनलाइन सिस्टम को, ऑनलाइन पैरामीटर्स को और कितने अच्छे तरीके से अपने लेक्चर को बच्चों को डोर स्टेप पे पहुंचा सकता हूं, इसकी मुझे थोड़ी सी फीलिंग करा देना, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगले लेक्चर में बात करूंगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के बारे में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।